नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी सरकार जो 15 साल से सत्ता में हो और वो रातों रात गिर जाती है। आज हम बांग्लादेश के उसी राजनीतिक भूचाल की परतें खोलेंगे जिसने न सिर्फ उस देश को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, 15 साल का लंबा शासन और बस एक झटके में खत्म। प्रधानमंत्री शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी देखते रह गए। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी वजहें थी कि सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा छात्र विरोध एक ऐसी क्रांति बन गई जिसने सरकार को ही उखाड़ फेंका। शुरुआत करते हैं सीधे क्लाइमैक्स से। हफ्तों तक चले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, हिंसा और फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में वो हेलीकॉप्टर से भारत चली आईं। और इस पूरे संकट की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जो हिंसक झड़पें हुई उनमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस आंदोलन की गंभीरता को दिखाता है। अब सवाल यह है कि इस आग की चिंगारी उठी कहां से? तो इसकी शुरुआत हुई सरकारी नौकरियों में एक बहुत ही विवादास्पद कोटा सिस्टम से। जरा सोचिए, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुल 56% सीटें रिजर्व थीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि सबसे काबिल छात्रों के लिए भी कंपटीशन सिर्फ बची हुई 44% सीटों के लिए था। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये इस पूरे विवाद की जड़ को दिखाता है। कुल 56% में से 30% मतलब सबसे बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्तियोद्धा कहते हैं, उनके परिवारों के लिए रिजर्व था। बाकी कोटे में 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए और दूसरे छोटे समूह शामिल थे। देखिए, ये 30% का कोटा 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शुरू हुआ था। फिर 1997 में इसे उनके बच्चों तक बढ़ा दिया गया और फिर 2010 में इसे उनके पोते पोतियों तक भी पहुंचा दिया गया। छात्रों के गुस्से की एक सबसे बड़ी वजह यही बनी कि तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण क्यों मिल रहा है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह कोटा सिस्टम लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इसी साल 5 जून को हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और पूरे 56% कोटे को फिर से लागू कर दिया। और बस यही वो फैसला था जिसके बाद पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी सिर्फ एक कोटा सिस्टम की नहीं है। वो तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो सालों से जमा हो रहा था, जिसकी कई गहरी और गंभीर वजहें थीं। और ये स्लाइड उस समस्या की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। हर साल करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और नौकरियां कितनी होती हैं? मुश्किल से 2000 से 3000। इस जबरदस्त असंतुलन ने युवाओं में एक गहरी निराशा पैदा कर दी थी। इसके अलावा देश और भी कई मुश्किलों से जूझ रहा था। एक तरफ तो इकोनॉमी धीमी पड़ रही थी और महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के गंभीर आरोप लग रहे थे। इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। तो एक मामूली सा छात्र आंदोलन पूरे देश में फैली एक क्रांति में कैसे बदल गया? इसका जवाब छिपा है सरकार की अपनी ही प्रतिक्रिया में। इस तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सचमुच आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को ये हक नहीं है तो क्या अत्याचारियों और उनके पोते पोतियों को है? इस बयान ने छात्रों को सीधे सीधे देशद्रोही जैसा बता दिया, जिससे वो और भी ज्यादा भड़क गए। अब उनके इस बयान को समझने के लिए रजाकार शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 की आजादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। आज के बांग्लादेश में ये शब्द गद्दार या देशद्रोही का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार से जोड़ा गया तो ये टिप्पणी पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। इसने आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी। अब ये छात्र सिर्फ कोटा के खिलाफ लड़ने वाले नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करने वाले देशभक्त के तौर पर देखे जाने लगे। तो ठीक है, बांग्लादेश में इतना बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम पहलू पर आते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक रिश्तों की बात करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार करीब $16 बिलियन का है। जाहिर है, इस अस्थिरता से भारत के निवेश और व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। ये टेबल भारत के सामने मौजूद चुनौतियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, सुरक्षा के मोर्चे पर शेख हसीना सरकार कट्टरपंथ को लेकर भारत का पूरा सहयोग करती थी। अब उस पर एक सवालिया निशान है। अर्थव्यवस्था में हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स और व्यापार खतरे में है। भू राजनीति में भारत ने एक भरोसेमंद दोस्त खो दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को वहां अपनी जगह बनाने का मौका मिल सकता है। और सबसे जरूरी, कनेक्टिविटी, जिसके जरिए भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ता है, उस पर भी असर पड़ने का खतरा है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक तरफ एक भरोसेमंद साथी का जाना और दूसरी तरफ सीमा पर एक नई अनिश्चितता। इन दोनों के बीच भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को कैसे साधेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आगे की राह आसान नहीं